शिवलिंग की परिक्रमा भी उन्होंने की और साथ साथ पूजा के दौरान पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी के अगले 5 साल प्रधानमंत्री बने रहने की कामना भी की। आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री भी किया। तो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे थे और साथ ही साथ आज उन्होंने आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। तो आपको ये जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासतों को, आस्था के केंद्रों को उसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसे देखा जाना चाहिए। उन्होंने साथ साथ अयोध्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव वापस मिल रहा है। आप देखिए ये तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर आदि शंकराचार्य 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया उन्होंने। और साथ साथ आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ सदियों से 4 धाम यात्रा का महत्व है और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये सारी यात्राओं की परंपरा है। ये तीर्थाटन हमारे यहाँ जीवन काल का हिस्सा माना गया है। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण है, कितने महत्वपूर्ण है ये पूरे यात्रा, 4 धाम की यात्रा क्या कुछ मान्यता रखती है, हर एक बात का जिक्र किया। साथ साथ प्रधानमंत्री ने उन लोगों की भी तारीफ की जो उत्तराखंड के वासियों को महामारी से सुरक्षित कर रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन के लिए जो कुछ टीम वहां पहुंच रही हैं, किस तरह से वो पहाड़ों पर, दुर्गम स्थानों पर पहुंच रही हैं ताकि हर जो उत्तराखंड वासी है वो इस महामारी से बच सके, वैक्सीन की डोज उनको लग सके। उनकी भी जो क्या कुछ उनके सामने मुश्किलें हैं उनका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो समझ सकते हैं कि क्या कुछ कठिनाइयां जो हैं वो सामने आती हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर प्रतिमा का अनावरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दें कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकर का अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि शंकर का संस्कृत में अर्थ होता है जो कल्याण करे वही शंकर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उत्तराखंड में है, केदारनाथ धाम का दौरे पर पहुंचे हैं और शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि आदि भूमि पर श्रेष्ठ के साथ आधुनिक का ये मेल जो है, ये विकास का ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। और साथ साथ पीएम ने कहा कि मैं प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, मुख्यमंत्री धामी जी का और इन कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। 2013 के विनाश के बाद लोग सोचते थे कि क्या केदारनाथ का पुनर्विकास होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए और सोचिए कि क्या 2013 के बाद विकास जो लोग सोचते थे कि क्या उनका जो विकास की बात थी, अब वो देखिए किस तरह से ये तस्वीरें हैं वो ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि पुनर्विकास हुआ। न केवल पुनर्विकास हुआ बल्कि आधुनिक जो तकनीकों के साथ किस तरह से ये दोबारा पुनर्विकास हुआ है। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा
केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, किस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि क्या कुछ कार्य हुए हैं, किस तरह से जो श्रद्धालु हैं जो धाम यात्रा के लिए आते हैं उनको जो कुछ 2013 में हुआ उसके बाद क्या कुछ तैयारियां हुई, किस तरह से विकास हुआ और क्या किस तरह का विजन था जिससे जो त्रासदी हुई है वो दोबारा ना हो, और अगर लोग पुलों से क्रॉस करते हैं तो किस तरह का विकास हुआ है। हर एक पहलू की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं, केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और अपने संबोधन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की। सबसे पहले उन्होंने जय बाबा केदार के साथ अपना संबोधन शुरू किया और ये बात कही कि आज गोवर्धन पूजा के दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य उन्हें मिला है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो कुछ 2013 में हुआ उसके बाद कितना महत्वपूर्ण था, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जिस तरह से पुनर्विकास हुआ है वो अपने आप में एक बड़ा कामयाबी है। आपको बता दें कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और अपडेट के लिए, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी श्रीनिवास का। श्रीनिवास पंत जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम में हैं और अपने संबोधन में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बातें कही, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे दौरे को? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 7:45 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे। उसके बाद बकायदा जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वो वायुसेना के विशेष चौपड़ के जरिए केदार धाम पहुंचे। तकरीबन 8 बजे केदार धाम पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी पूजा अर्चना शुरू करी, यानी केदार धाम के गर्भगृह में पहुंच करके रुद्राभिषेक किया गया, जलाभिषेक किया गया, पूजा अर्चना करने एक भक्त के तौर पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। क्योंकि उन्होंने इस बात का भी आज जिक्र किया है कि वो गरुड़ चट्टी में बैठ करके जब तपस्या करते थे और रोज वहां से पैदल चल करके बाबा केदार के दर पर आकर के जलाभिषेक करते थे, वो उसको भूलते नहीं है। उन्होंने उसका भी जिक्र किया है कि किस प्रकार से वो लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं या वो उन लोगों को याद रखते हैं जो गरुड़ चट्टी के तपस्या करने के दौरान उनसे मिला करते थे, वो उनसे ज्ञानार्जन हासिल करते थे। जिस प्रकार से उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने यानी समाधि स्थल पर जाकर के पूजा अर्चना की है, उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके स्थापित किए गए मठों में, ज्योतिर्लिंगों में किस तरीके से सजीव प्रसारण आज इसका प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का रहा है। यानी 35 स्थान उत्तराखंड में और देश भर में 87 केंद्र ऐसे बनाए गए थे, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 मठ, जहां पर प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे को जोड़ करके ज्योतिर्लिंग का सीधा प्रसारण उस कार्यक्रम के जरिए किया गया था। यानी पूरे देश को, सनातन धर्म को मानने वालों के लिए, सभ्यता को आगे बढ़ाने वालों के लिए उन्होंने उत्तराखंड की धरती केदार धाम से आह्वान भी किया है। उन्होंने तमाम बातों को छुआ है। जिस प्रकार से हम बात करें, उन्होंने केदार धाम के पुनर्निर्माण की बात कही, उन्होंने एक राजनेता के तौर पर वो क्या करना चाहते थे उसका जिक्र किया, केदार धाम का उत्तराखंड पर कितना इंपैक्ट हो सकता है और उसका संदेश पूरी दुनिया में किस प्रकार से जाएगा, किस प्रकार से श्रेष्ठ भारत की कल्पना जो साकार होने जा रही है उसमें केदार धाम का आशीर्वाद ही है कि वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड सरकार की भी लगातार तारीफ की है, धामी सरकार की तारीफ की है कि किस प्रकार से ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। 12 यात्रा चलेगी, जो डंडी कंडी खच्चर वाले हैं, जो पालकी वाले हैं, जो होटल व्यवसाय वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, धर्मशाला वाले हैं, टैक्सी मैक्सी कैब संचालित करते हैं, हवाई सेवाओं वाले हैं, यानी उन तमाम लोगों को आर्थिक रूप से चारधाम यात्रा पर और भी लाभ मिलने के
स्थान पर उनको लाभ होगा। और जो पहाड़ की जवानी थी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता था, अब वो पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी उत्तराखंड के काम आ रहा है, पलायन रुकेगा। उन्होंने सरकार की तारीफ की है, उन्होंने स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए तमाम स्थानों पर नई पीढ़ी को ले जाने के लिए पूरे देश की जनता के नाम अपील भी की है, आह्वान भी किया है, ताकि हम अपनी धरोहरों को, अपनी विरासतों को देख सकें। और जहां तक आज के कार्यक्रम का सवाल था, तो 5 उन्होंने लोकार्पण किए हैं, जिसमें गरुड़ चट्टी पर बना मंदाकिनी का पुल है, उसका उद्घाटन आज किया गया है। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन हुआ है, मूर्ति का अनावरण किया गया। यानी ये तमाम वो कार्य थे। और इसके अलावा दूसरे चरण में जो काम होने हैं, तकरीबन 400 करोड़ के प्रोजेक्ट है ये, जहां पर शेल्टर जो शेड है, बर्फबारी होने के दौरान तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके, उसकी व्यवस्था होनी है, यानी भूमि पूजन उसका किया गया है। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं थी, उसको लेकर के उन्होंने जब देश के नाम संबोधन किया है, जनसभा को संबोधित किया है, तो उसमें वो खाका तैयार किया है कि जो अगला दशक होगा, जो 2021 से 2030 तक चल रहा है, वो उत्तराखंड के युवाओं का दशक होगा। यहां पर तमाम रोजगार की स्थापना होगी। जब रेल कर्णप्रयाग तक पहुंचेगी, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, माल भाड़ा में जो कर लगेगा वो कम होगा। जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री जब पहाड़ चढ़ेगी तो पहाड़ के लोगों को महानगरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा, उत्तराखंड पर ही उनको निर्भर रहना पड़ेगा। और सरकार उसी डायरेक्शन में काम कर रही है। इसी तरीके से उनका आज का जो दौरा था, इसी का संकेत और संदेश उत्तराखंड की धरती से उन्होंने दिया है। जी बेशक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, और साथ साथ मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आगे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ प्रोग्राम है केदारनाथ धाम के बाद, और क्या कुछ उनका प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ये कार्यक्रम हुआ है और इसके बाद वो अभी निरीक्षण कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि समाधि स्थल का निरीक्षण वो कर चुके हैं, जो आस्था पथ है उसका भी वो निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष चौपड़ के जरिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और तकरीबन 12:30 और 1 बजे के बीच जौलीग्रांट एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये कार्यक्रम पहले से तय किया गया था। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी तक सारे कार्यक्रम उसी हिसाब से किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर उत्तराखंड को जो केदार धाम के पुनर्निर्माण की जो परिकल्पना थी, उसको साकार होते हुए पहले चरण का काम पूरा हुआ है और दूसरे चरण का काम और आगे तेजी के साथ बढ़ेगा। मास्टर प्लान, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 245 करोड़ बद्रीनाथ में मास्टर प्लान लागू करने के लिए भारत सरकार ने रिलीज किया है। उन्होंने आपदा के दौरान प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मॉनिटरिंग की थी, वो केदार धाम और बद्री धाम या उत्तराखंड समेत तमाम बातों का जिक्र और उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री के जरिए करते रहते हैं, ताकि उत्तराखंड के संपूर्ण विकास के लिए उनका डबल इंजन का जो वादा था वो पूरा हो सके। और उसी कड़ी में राज्य सरकार को भी उचित दिशा निर्देश देते रहते हैं। जब आप डबल इंजन का जिक्र करते हैं तो मुझे कुछ और पार्टियों का भी याद आती है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे, उन्हीं तरह की उसी तरह की बात की जो वहां पर पलायन है वो एक बड़ी समस्या है, जिस तरह से वहां पर बेरोजगारी है वो एक बड़ी समस्या है। उन्हीं सब पहलुओं को जिस तरह से आज संबोधन हुआ है, बातचीत योजनाएं हुई हैं, उन्हीं सब पहलुओं को छूते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, देखिए युवाओं को सीधे इंटरेक्ट किया है प्रधानमंत्री ने। कहा है कि ये दशक आपका है। दशक का तात्पर्य है कि उत्तराखंड में जब ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, 12 माह से जब यात्रा चलने लगेगी, तो रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं, डंडी कंडी, पालकी वाले, खच्चर वाले, जो पेयजल वाले, यानी तमाम लोगों की जो आर्थिकी है उसमें दुगना इजाफा हो पाएगा। तीर्थ यात्रियों की तादाद बढ़ेगी, सुगम सुरक्षित यात्रा उनकी हो पाएगी। यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, अस्पताल वहां पर बनेगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं होंगी तो यात्री ज्यादा आएंगे। जो आज बाबा केदार के दर्शन घर बैठ करके हमारे माध्यम से कर रहे थे, उनको भी लगेगा कि उनको भी एक बार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जाना है। और सिर्फ केदार ही नहीं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, यानी तमाम धामों में जाकर के लोग जब वहां जाएंगे तो स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। युवाओं को नए नए स्रोत मिलेंगे अपने रोजगार को, अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र राज्य सरकार की तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है। उन्होंने अटल आयुष्मान योजना का जिक्र किया। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि किस प्रकार से पूरा आलम ये रहा है। आचार्य विपिन जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ये दौरा रहा है। और टपकेश्वर महादेव राजधानी देहरादून में हम मौजूद हैं, यहां पर भी शिवालय में भी एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखा जा रहा था। क्या संदेश यहां से देने की कोशिश रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि पौराणिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर भी उन 35 शिवालयों के साथ जुड़ा। देवभूमि उत्तराखंड से 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ इसका जुड़ा हुआ, ये एक अच्छा प्रयास है। और उससे ज्यादा जैसा कि अभी प्रधानमंत्री का हम लोगों ने संबोधन सुना,
उन्होंने जो एक बात कही, मुझे लगता है कि वो देवभूमि के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उन्होंने कहा कि जितने लोग पिछले 100 सालों में नहीं आए होंगे, अगले 10 सालों में उत्तराखंड में लोग आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड की पूरी आर्थिकी जो है वो तीर्थाटन और पर्यटन से जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से ये जो प्रयास हैं आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगे। और केदारनाथ में भी ये जो पुनर्निर्माण कार्य हुए हैं और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की समाधि में जो आज भव्य और दिव्य प्रतिमा का वहां पे अनावरण हुआ, आप एक चीज और देखिए, हमारे वहां हमेशा ये भारतीय एकता और अखंडता के लिए भी बड़ी बात है, दक्षिण से मूर्ति बन के आई है और उत्तर में लगी है, और वहां के दक्षिण के कलाकारों ने इस मूर्ति को बनाया है। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी उस समय केरल से चल करके यहाँ पर आए थे। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ये खाली, जैसा कि वहां मैंने भी सुना, ये खाली ईंट कंक्रीट का निर्माण नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, ऋषि मुनि परंपरा, अध्यात्म और भारत को विश्व गुरु बनने की ओर जो एक कदम है, उसके लिए एक बहुत बड़ी एक छलांग मैं इसे कहूंगा। तो ये केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण कार्य है और आज का जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के लिए आगे आने वाले समय के लिए एक वरदान साबित होगा और एक समृद्ध उत्तराखंड बनेगा। और जो रिवर्स पलायन यहाँ पे होगा बड़े पैमाने पे, और उत्तराखंड के गांवों का चहुमुखी विकास होगा। और जैसा कि कहा गया कि जवानी और यहाँ का जो पानी है, जो देश के काम नहीं आती थी, निश्चित रूप से जब पहाड़ों में रोजगार होंगे, 3 कारण यहाँ से पलायन के हैं। एक रोजगार का ना होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना, और उसके अलावा शिक्षा की व्यवस्था का ठीक ना होना। अगर ये 3 सुविधाएं पहाड़ों में हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता है कोई व्यक्ति 5,000 10,000 की नौकरी के लिए इन मैदानों में आएगा या वहां पे जो है विषम परिस्थितियों में रहेगा। तो निश्चित रूप से आज का ये पूरा आयोजन जो है उत्तराखंड के तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए, यहाँ के आर्थिकी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं कहता हूं। जोशी जी, एक बात उन्होंने और कही कि होम स्टे योजना से लोगों को स्वरोजगार के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, लोग भी आएंगे तीर्थाटन, जैसे आपने भी कहा है। जो दशक होगा ये 2030 तक का, ये युवाओं के लिए होगा, ये संदेश भी उन्होंने दिया। बहुत बड़ा इसमें देखिए, सब लोग अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसको ओवरऑल सारी चीज का अगर मैं विश्लेषण करूं, या जो जितना मेरा अल्प ज्ञान है, मैं ये कह सकता हूं इसमें एक सभी चीज का समावेश है। जैसे एक तो कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक लोग होते हैं तो खाली राजनीतिक बातें करते हैं, तो इसमें कोई राजनीतिक मतलब हो सकता है कि एक पक्ष वो भी रहा होगा, लेकिन इसमें 99% जो है एक कंक्रीट चीजें हैं, जिसमें एक योजना है, जिसमें एक टाइम पीरियड है और जिसको दिखाया गया है। मतलब जैसे एक तो हम मान लीजिए मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूं और मैं उसको धरातल पे ना उतार सकूं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने जब आपदा के बाद एक उसका पहले एक नीति बनाई और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली धरातल पे आज उसका लोकार्पण भी हो गया है। तो क्योंकि वो जो बोलते हैं करते हैं, फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात करी, जैसा जो आपका मूल प्रश्न है, उन्होंने एक टाइम पीरियड की बात करी। उन्होंने ये कहा कि हम लोग कई चीजों के लिए कहते हैं कि जी ये चीजें 10 साल में, 100 साल में, 20 साल में होंगी। अगर आपके अंदर संकल्प शक्ति है तो आप किसी भी कार्य को जो है एक बहुत लिमिटेड पीरियड में भी आप कर सकते हैं। इच्छा शक्ति की जरूरत है। ऐसा ही जो उन्होंने कहा कि अगले 10 साल उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़े साबित होने वाले हैं। निश्चित रूप से ये मैं भी अपने अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूं, जिस तरीके से 4 धाम में पूरा का पूरा ये जो हमारी ऑल वेदर रोड बन रही है, जिस प्रकार से रेल का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से हेली सेवाओं का यहाँ पे विस्तार हो रहा है, उसके अलावा आगे भी अगर सही ढंग से, मैं ये कह रहा हूँ, अगर सरकार, जनता और केंद्र सरकार इन सब के बीच में एक त्रिकोण बने, अच्छे ढंग से सामंजस्य हो, और हमारे जो जितने भी जो हुक्मरान हैं, जितने भी जो लोग नीति निर्धारक लोग हैं, वो भी धरातली लोग हों, उनको प्रैक्टिकल मतलब खाली औपचारिकता पूरा करने वाली बातें ना हो, बल्कि उसको एक मिशन के रूप में, जैसे मान लीजिए मोदी जी किसी चीज को एक मिशन के रूप में लेते हैं, उनका विजन है, विजन के बाद उसको मिशन के रूप में लेते हैं, और वो भी बेशक श्रीनिवास, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच में एक ऊर्जा नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो कुछ उनके साथ वादे किए गए हैं वो कॉन्क्रीट वादे हैं, और टाइमलाइन जब दी जाती है तो एक उम्मीद की जाती है कि शायद अब उत्तराखंड में किसी भी आदमी को पलायन नहीं करना होगा, बेरोजगारी की जो समस्या है वो खत्म होगी। शुक्रिया श्रीनिवास, आप हमारे साथ जुड़े तमाम महत्वपूर्ण